नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 3 फूल और कांटा का भाषा अभ्यास। इस पाठ से संबंधित सारी व्याख्या आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए भाषा अभ्यास। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पाठ से में सबसे पहले दिया गया है मेरी समझ से में क भाग। और हमेशा की तरह के जिन प्रश्नों का सटीक उत्तर है उसके आगे आपने तारा बनाना है। पहला प्रश्न है, कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? ऑप्शन 1, कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है। कांटा तितलियों और भौरों को आकर्षित करता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगला, कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र को फाड़ देता है। कांटा पौधे को हानि पहुंचाता है। तो चारों ऑप्शन में से हमें तीसरा ऑप्शन सबसे बढ़िया लगा और सही लगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में है, कविता में फूल और कांटों में समानताएं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप में व्यक्त करता है? फूल और कांटे में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं? फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। ये तो अपोजिट हो गई। फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं। बिल्कुल ही गलत है। और आगे, फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। ये बिल्कुल सही है। क्यों? समानता क्या होगी कि दोनों एक ही पौधे पर उगते हैं, और विभिन्नता क्या होगी कि दोनों के स्वभाव भिन्न होते हैं। अगला है, फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है। ये तो होगी समानता। फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। ये होगी उनकी विभिन्नता। ये भी बिल्कुल सही है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा बिल्कुल करेक्ट है, सही है। चलते हैं आगे। कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है? निष्कर्ष क्या निकला? व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है कि व्यक्ति का परिवार अगर बड़े परिवार में पैदा हुआ है तो ही उसको आदर मिलेगा। क्या ऐसा होता है? ये तो बिल्कुल गलत है। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसको सम्मान करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है। या फिर यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? इसमें हमारे दो ऑप्शन सही हैं। एक तो है कि व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं, और दूसरा है यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो ही उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है ना? कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो उसके वंश का नाम भी होगा, और यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करेगा तो उसको लोग आदर भी देंगे। तो दोनों ही बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, सही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बड़प्पन यानी कि बड़ेपन के लिए। बड़ापन कैसे बनता है? नंबर 1 इसमें ऑप्शन दिया गया है आपको, धन दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है। कि अगर किसी के पास धन है, दौलत है, ताकत है तो ही वो व्यक्ति बड़ा कहलाएगा। या फिर कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्तियों की कमियों को ढक लेती है। ठीक है, कि व्यक्ति अगर उसका वंश बहुत बड़ा है, वंश की बहुत वाहवाह है, तो अगर व्यक्ति कुछ भी गंदे काम करे तो भी वो मान जाए, लोग उसको सम्मान करेंगे। ऐसा तो नहीं है। बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बड़प्पन बड़प्पन मतलब कि वाह कब होती है? जब व्यक्ति के गुण, स्वभाव और कर्म अच्छे हों। तो व्यक्ति के गुण, स्वभाव और कर्मों से ही किसी की वाहवाही होती है, किसी को बड़प्पन मिलता है। आगे है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग या एक से अधिक उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए अपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो मैंने अभी आपको सभी उत्तरों के साथ साथ डिटेल बताई है। इसी प्रकार से आपने अपने मित्रों के उत्तरों के साथ डिटेल पूछकर उसको बताना है कि क्या वो सही, उन्होंने इनसे अलग उत्तर क्यों चुने। आगे चलते हैं पंक्तियों पर चर्चा करने के लिए। मैं ही उन पर बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। इसमें बेटा क्या कहा गया है? प्रकृति की परिस्थितियों के बारे में बताया गया है कि जैसे बादलों का बरसना, हवाओं का बहना,
ये सभी फूल और कांटे पे समान रूप से ही होता है ना। लेकिन ये सदा हमें क्या दिखाता है कि उनका ढंग ढंग मतलब उनका स्वभाव अलग अलग ही होता है, उनका स्वभाव सेम नहीं होता। ठीक है, ठीक इसी तरह से हालात समान होने पर भी क्या होता है, व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार अलग अलग होते हैं। एक कक्षा में एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, हालात सेम है, लेकिन उसी क्लास में से कोई बच्चा जो है 0 पे होता है, 1 या 2 नंबर पे होता है, कोई 100 पे या 90 पे या 99 पे होता है ना। स्वभाव और व्यवहार दोनों के भिन्न भिन्न है, बेशक से समान परिस्थिति मिली हो। ठीक है, तो फूल और कांटे का भी इस तरह से उन्होंने प्रतीकात्मक प्रयोग किया, अर्थात इशारे इशारे में कवि ने अप्रत्यक्ष रूप से समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के स्वभाव क्या होते हैं, व्यक्ति के स्वभाव उसके सोच पर निर्भर करता है कि उसको जैसी स्थिति मिल रही है उस स्थिति के अकॉर्डिंग उसने अच्छा व्यक्ति बनना है या बुरा व्यक्ति बनना है। ठीक है, ये बताया गया है इस पंक्तियों में। अगली पंक्तियां हैं, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कि ऊंचे कुल में अगर कोई जन्म ले लिया किसी ने, ठीक है, ऊंचे कुल में जन्म लेकर ही बस ये नहीं है कि भी सब उसकी वाह वाह करेंगे। ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी जब तक उस व्यक्ति के व्यवहार में क्या नहीं है, दया नहीं है, परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई नहीं कर रहा, वो विनम्र नहीं है, अच्छे ढंग से नहीं बोल रहा है वो किसी के साथ, तो उसको बड़प्पन नहीं मिलेगा, उसको जो है वाह वाह नहीं मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति के अंदर इन सभी गुणों की कमी है तो परिवार में ऊंचे कुल में जन्म लेने का उसका जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊंचे कुल में जन्म लेना उसका व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या अभिप्राय निकलता है, इससे ये अभिप्राय है कि व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार से, अपने गुणों से ही अपने कुल का नाम ऊंचा करता है। ये नहीं कि ऊंचे कुल में पैदा हो गया और गंदे काम करता रहा तो भी वो ऊंचा ही रहेगा, नहीं, वो झट से नीचे आ जाएगा, अर्थात लोगों की नज़रों में वो गिर जाएगा। ठीक है, आगे है मिलकर करें मिलान। इसमें है कि इस कविता में फूल और कांटे के उदाहरण के द्वारा लोगों के स्वभाव के अंतर और समानताओं की ओर संकेत किया गया है ना, कि लोगों के अंदर क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो अभी हमने आपके पास कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, दया, स्वार्थ, अच्छाई, सुख, सुंदरता, कोमलता और आनंद, और इस तरफ परोपकार, प्रेम, बुराई, दुख, कठोरता, प्रसन्नता और पीड़ा। तो आपने अपोजिट अर्थात विपरीत शब्दों को यहाँ पर ढूंढना है और देखना है कि नहीं, एक मिनट, दूसरे शब्द फूल और कांटा प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं, तो आपने अपने साथियों के साथ चर्चा करनी है फूल और कांटा किस किस के प्रतीक हो सकते हैं। फूल में सारी अच्छाई बातें आएंगी, अच्छी बातें आएंगी, और कांटे में सारे विपरीत शब्द आएंगे। तो देखो, दया, दया किस में होती है, फूल में, दया अच्छा गुण है। परोपकार यानी कि दूसरों की भलाई करना भी अच्छा गुण है, ये भी किस में आएगा, फूल में। प्रेम करना किसी से, ये भी फूल की बात है, फूल में ही आएगा, है ना, अच्छी बात है। प्रसन्नता भी फूल की ही बात है, फूल के अंदर ये सारे गुण होते हैं। अच्छाई फूल में होती है, सुख फूल में होता है, ठीक है, सुंदरता फूल में होती है, आनंद, कोमलता, ये सब फूल की हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि कांटे के अंदर क्या क्या आएगा, इसके विपरीत सारी बातें। स्वार्थ सिद्ध कर लिया और चले गए, ये कांटे की क्या है, कांटे का प्रतीक है। और इस साइड से हमारे पास आया बुराई, ये भी कांटे का प्रतीक है। किसी को दुख देना भी कांटा, कठोर रहना किसी के प्रति भी कांटे का प्रतीक है, और पीड़ा पहुंचाना भी कांटे का प्रतीक है। ठीक है, तो फूल में सारी अच्छी बातें और कांटे में सारी बुरी बातें आती हैं। आगे चलते हैं। सोच विचार के लिए इसमें आपको दिया गया है कि कविता में ऐसी कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों को समान रूप से लागू होती हैं। तो आपको पता ही है कि कविता में ऐसी कौन कौन सी समानताएं हैं। एक ही धरती पर जन्म लेना, नंबर 1। नंबर 2, रात में चांद की चांदनी समान रूप से पड़ती है दोनों पर, फूल पर भी और कांटे पर भी, सभी पौधों पर ही पड़ती है। बादल भी समान रूप से सब पर बरसते हैं और हवा भी समान रूप से सब पर बहती है ना। तो ये चारों चीज़ें जो है समान रूप से मिलती हैं सभी को। आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई देता है। तो फूल तो अभी ऊपर हमने देखा कि फूल कोमल होता है, सुखदायी होता है, सुगंध देता है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, दूसरों को आनंद देता है।
इसके विपरीत कांटा क्या होता है? कठोर होता है, कष्ट देता है, अहंकार से भरा हुआ होता है ना, दूसरों के कपड़ों को फाड़ देता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। ये सब इन दोनों के बीच में अंतर है। अगला है, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, उसे पहचानिए और समझिए। तो कविता में मुख्य रूप से बेटा ये बात की गई है कि व्यक्ति का स्वभाव उसे महान बनाता है। अगर हम फूल की भांति विनम्र होंगे, दयावान होंगे, सेवा भाव से भरे होंगे, दूसरों को आनंद देंगे, तो क्या होगा? हम जो है विश्व की ऊंचाइयों को छू लेंगे। और अगर हम जो है बुरे काम करेंगे, बेशक से हम ऊंचे कुल में पैदा हुए हों, लेकिन निचले काम करेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, तब जो है हम सभी लोगों के निंदा के पात्र बन जाएंगे। कोई भी लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। अगला है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में बड़प्पन की कसर। इसका क्या अर्थ है? इस पंक्ति में ये बताया गया कि कुल की प्रतिष्ठा तब तक कोई मायने नहीं रखती जब तक व्यक्ति का स्वभाव या उसके कर्मों से बड़प्पन ना दिखे। बेशक से वो अंबानी अंडानी का बेटा है या फिर बेशक से वो किसी एक्टर का बेटा है, लेकिन वो अगर बुरे काम कर रहा है, तब तक जो है अगर वो बुरे काम कर रहा है तो उसका वंश झट से समाप्त हो जाएगा, उसके वंश की सब निंदा करेंगे। ठीक है, तो अगर ऊंचे कुल में पैदा होकर भी व्यक्ति अच्छे कर्म ना करे तो उसका बड़प्पन नहीं दिखेगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं दुर्योधन थे, ठीक है, जो धृतराष्ट्र का पुत्र था, ठीक है, कुरुवंश का राजकुमार था, लेकिन अपने अहंकार के कारण, अधर्म के कारण सबने उसको क्या कहा है? निंदनीय ही कहा है ना, उसको कोई अच्छा तो नहीं कहता ना। बेशक से वो ऊंचे कुल में जन्म लेकर आया, लेकिन उसके अच्छे कर्म नहीं थे, तो इस वजह से सब लोग उसकी निंदा करते हैं। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव के व्यक्तियों से दूर रहना चाहते हैं? तो लोग ऐसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं जो फूल की तरह कोमल हों, दूसरों की भलाई करें, सुख में रहें, सुखदाई हों, दूसरों को सुख दें, दयालु हों। ठीक है, ऐसे स्वभाव वाले लोगों से तो दूर रहना पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे। और पसंद किससे करेंगे दूर रहना? जो कांटे के भांति कठोर हों, स्वार्थी हों, उनसे दूर रहना पसंद करेंगे। ठीक है, जो दूसरों के प्रति अच्छा स्वभाव रखते हैं उनके पास रहना पसंद करेंगे, और जो कांटे के भांति चुभते हों उनसे दूर रहना पसंद करेंगे। आगे है बेटा, अनुमान और कल्पना तो आपने खुद से ही सोच के करना होता है। इससे आगे शब्द से जुड़े शब्द, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी वोकैबलरी बढ़ती है। इसमें है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बड़प्पन से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखे कि बड़प्पन किसको मिलता है। सबसे पहले जो नम्र हो, नम्रता से पेश आए, दूसरों के प्रति अच्छा स्वभाव रखता हो। ठीक है, दूसरा है संतोष, इसमें दिया ही है। दूसरा है जो सभी के साथ आदर के साथ बातचीत करेगा, है ना, जो आदर के साथ बोलेगा, किसी की रिस्पेक्ट करेगा, जो मीठा बोलेगा, मीठा बोलना। ठीक है, मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी भी बोलते हैं इसको। इससे भी क्या होगा? बड़प्पन मिलेगा। संयम हो, ये नहीं कि बस कि किसी का वेट ही नहीं किया, बस चल दिए। संयम रहना, संतोष रखना, संयम। आगे है कर्तव्य, कर्तव्य का पालन करने वाला, कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है, जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होगा वो बड़प्पन में आ जाएगा। और लास्ट है दयालु रहना, सबके प्रति जो है दयालुता का स्वभाव रखना। अगर हम दयालु रहेंगे सबके प्रति तो भी हम जो है बड़प्पन में आ जाएंगे, बड़प्पन का सहारा मिल जाएगा। अब बड़प्पन शब्द पर चर्चा हो रही है। बड़प्पन से संबंधित जितने भी कह रहे हैं कि बड़प्पन मतलब बड़ापन, इसका अर्थ होता है कि बड़ाई, श्रेष्ठ या बड़ा होने का भाव, महत्व, गौरव। ठीक है, इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तित्व, गुण और चरित्र की ऊंचाई या महानता बताने के लिए किया जाता है कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना गुणी है। ठीक है, उनकी सादगी और बड़प्पन ने सबका मन जीत लिया, ये बातें होती हैं। ठीक है, तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो किसी भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें से जो शब्द बड़प्पन के भाव को व्यक्त करते हैं आपने वो लिखने हैं। तो बिल्कुल आसान है। जो अच्छे अच्छे वर्ड हैं जो कि दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग होते हैं, दूसरों की अच्छाई के लिए प्रयोग होते हैं, उनको हमने अंडरलाइन करना है या सर्कल करना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला ही है सहनशीलता, पहली लाइन में। ठीक है, दूसरा है पहली लाइन में संतोष, तीसरा है सद्भावना, किसी के प्रति अच्छी भावना रखेंगे तो भी बड़प्पन मिलेगा। आगे है दूसरी लाइन में पहला दया,
किसी के प्रति दया की भावना रखना, वो भी अच्छा होता है। ठीक है, आगे है समर्पण की भावना रखेंगे हम किसी के प्रति। समर्पण मतलब कि भी इसने मेरे लिए ये काम किया तो मुझे भी फ़र्ज बनता है कि मैं भी इसकी हेल्प करूँ, तो वो समर्पण हो गया। ठीक है, स्वार्थ झगड़ालू ये बिल्कुल गलत है। अहंकार क्रूरता गलत है। आदर, किसी का आदर करना भी बहुत अच्छी बात है ना। किसी के प्रति विश्वास रखना। उदारता अर्थात दयालु रहना। किसी का सम्मान करना, ये भी बड़प्पन में आएंगे। आगे घमंड, विनम्रता, विनम्रता आएगा, घमंड तो बिल्कुल नहीं आ सकता। निष्ठा, किसी के प्रति ट्रस्ट रखना। ईर्ष्या गलत, त्याग भी गलत, त्याग सही है, किसी के प्रति त्याग की भावना रखना। परोपकार अर्थात भलाई की भावना रखना। तो ये सब शब्द हैं जो बड़प्पन से संबंधित हैं। आगे दिया है नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिसमें ये विशेषताएं झलकती हैं, और विशेषताओं का सही पंक्तियों से आपने मिलान करना है। ठीक है, कि कौन सी विशेषता किस पंक्ति के साथ मिलती है। पहली है, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। एक ही वर्ण से शुरू हो रहे हैं और एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। तो देखो, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले, एक ही पंक्ति में साथ साथ आने वाले शब्द। तो देखो, अगर हम ये वाला पढ़ते हैं, भोर को अपना अनूठा रस पिला, तो एक ही वर्ण हो गया अ और अ। ठीक है, वाले दो शब्द हो गए अपना और अनूठा, एक ही पंक्ति में एक साथ आ गए। एक तो हो गया सेकंड। ठीक है, दूसरा मुझे मिला है चौथे में, इसमें क्या है खटकता एक सबकी आंख में। दूसरा है सोहता सुर, स और स से दो शब्द हैं, एक ही वर्ण हो गया, एक ही वर्ण अर्थात स से दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आ गए। तो पहले का आया है दूसरा और चौथा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुहावरे का प्रयोग किया गया है। मुहावरे का प्रयोग आपका एक तो यहीं पे किया गया है, खटकता है सबकी आंख में। ये खटकता है सबकी आंख में, ये एक मुहावरा है। ठीक है, नंबर 4, और यानी कि किसी की आंख में चुभना। और अगला है पांचवें में क्या है कि है सदा देता कली का जी खिला। कली का जी खिला भी क्या है, मुहावरा है। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा। कली का जी खिला मतलब किसी को खुश कर देना। प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कहाँ पूछा गया है, इसमें किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, तो प्रश्न पूछा गया था ना। तो ये हो गया आपका पहला। प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों में मानवीय कार्यों की भावनाओं का वर्णन किया गया, कि ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति ये काम करता है और शो किया गया है पेड़ पौधों कलियों के माध्यम से। तो एक तो नंबर 2 पे ही है, भोर को अपना अनूठा रस पिला। अनूठा रस कौन पिलाता है, माँ पिलाती है ना अपने बच्चे को, दूध रूपी रस। लेकिन यहाँ पर भंवरे को दूध रूपी ये रस, फूल रूपी रस कौन पिला रहा है, फूल पिला रहा है। ठीक है, तो भोर को अपना अनूठा रस पिला, तो ये रस तो कौन पिलाता है, माँ पिलाती है, तो मानवीय कार्य हो गया। एक है छठा, फूल लेकर तितलियों को गोद में। माँ अपने बच्चों को गोद में लेती है, यहाँ पर तितलियाँ गोद में ले रही हैं, तितलियों को गोद में ले रहा है फूल, तो ये भी एक मानवीय कार्य हो गया। मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्य हो गए जो कि कली के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, और आगे है एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द। तो विपरीतार्थक फिर से चौथा आ गया, कैसे है खटकता एक सबकी आंख में, एक तो सभी की आंख में खटकता है नंबर 1। इसका विपरीत क्या हो गया, दूसरा है सोता सुर शीश पर, दूसरा किसी के सिर पर सुशोभित हो रहा है। एक आंख में खटक रहा है, दूसरा सिर पर सुशोभित हो रहा है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, उल्टे हो गए। तो इस वजह से यहाँ पर चौथा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे दिया है कविता का सौंदर्य है। आगे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और इसमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए, जो शब्द उस पंक्ति में जच रहा है उन पर घेरा बनाइए। तो चलो एक कविता का निर्माण करते हैं, कैसे देखते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। अब ये जो रात और चांद है ये तो पोएम में दिया है, हमने इनसे संबंधित ही कुछ अलग से शब्द लेने हैं जो कि कविता की टोन ना बदले। तो हम क्या बोल सकते हैं, रजनी में उन पर चमकता चंद्रमा भी नहीं,
रात्रि में उन पर चमकता चंद्रमा भी, या फिर इंदु भी बोल सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए आप अपनी मर्जी से, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ रात्रि में उन पर चमकता चंद्रमा भी एक ही सी चांदनी है डालता, ठीक है। आप अपने पसंद से कोई भी शब्द ले सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपने अगले वाले पर मेह उन पर है बरसता एक सा, ये तो पोएम में आया है, तो आप यहाँ पर बादल उन पर है बरसता एक सा या मेघ उन पर है बरसता एक सा लिख सकते हो। एक सी उन पर वायु है बही भी लिख सकते हो, या हवाएं हैं बही भी, या ब्यारें हैं बही भी, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। आपकी मर्जी है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। आगे देखते हैं क्या दिया है। अपने समूह में चर्चा करके बताइए और कौन सा शब्द रिक्त स्थान में सबसे अधिक साथियों को जच रहा है और क्यों, ये आप बता देंगे। आगे विशेषण, विशेषण में है भोर का भेद देता श्याम तन। तो श्याम तन का अर्थ क्या होता है? काला शरीर होता है, श्याम मतलब काला, तन मतलब शरीर। तो यहाँ पे शरीर की विशेषता क्या होगी? श्याम हो गई। तो जिसकी विशेषता बताई गई है वो क्या है? विशेष्य, अर्थात शरीर क्या हो गया? विशेष्य। तन हो गया विशेष्य और विशेषण हो गया आपका श्याम। तो इसी तरह से अभी अगली पंक्तियों में हमने विशेषण और विशेष्यों को छांटकर अलग अलग करना है। तो चलते हैं हमारी पहली पंक्ति पर। पहली पंक्ति में दिया गया है भोर का भेद देता, भोर का है भेद देता श्याम तन, अभी किया हमने, विशेषण हो गया श्याम, विशेष्य हो गया तन। अगली पंक्ति में है फाड़ देता है किसी का वर बसन। वर बसन में क्या है कि बसन हो गया आपका वस्त्र, ठीक है। वर किसी के, वर का किसी वर का, तो यहाँ पर विशेषण हो गया आपका वर और विशेष्य हो गया आपका बसन। भोर को अपना अनूठा रस पिला, रस क्या है आपका? विशेष्य है और इसकी विशेषता क्या है कि ये अनूठा है, ठीक है, अनूठा रस। निज सुगंधुओं निराले ढंग से, ढंग कैसा? निराला। तो ढंग हो गया आपका विशेष्य और विशेषण क्या हो गया आपका? निराले, ठीक है। तो इस तरह से हमने विशेषण इसमें चुन लिए है। नीचे दिए गए विशेषणों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखें। तो फूल है बेटा, फूल तो कैसा होता है? सुंदर होता है, रंग बिरंगा होता है, कोमल होता है। आप इसमें से कोई भी अपने मन से कुछ भी सोचकर लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सुंदर और कोमल, ठीक है। कांटा कैसा होता है? कांटा होता है कठोर, ठीक है। कुरूप होता है यानी कि अच्छा नहीं दिखता, मोटा होता है, नुकीला होता है। आपने उसकी विशेषता लिख देनी है। इस तरह से आपने सारे इसमें डालते रहना है। मेह सॉरी, मेह कैसा होता है? घना होता है, बादल है ना, काला भी होता है, घना भी होता है, तो वो आप डाल सकते हो। या घुंघराला भी होता है। चांद कैसा होता है? चमकीला होता है, आधा होता है चांद, पूरा भी होता है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख दो इसमें। विशेषण से विशेषण कुछ भी लिख सकते हैं, विशेष्य से संबंधित होना चाहिए बस। रात कैसी होती है? अंधेरी रात होती है। अंधेरी है तो डरावनी भी लगेगी, डरावनी रात होती है, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी शब्द डाल सकते हो विशेषण के रूप में। इससे आगे जो भी गतिविधियाँ दी गई हैं वो आप अपनी कक्षा में अपने समूह में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए और कमेंट भी अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।